साथ हेमंत कुमार। न्यूज 18 प्राइम की शुरुआत करेंगे आप आज वक्फ संशोधन बिल की बात के साथ, क्योंकि तमाम सियासी विरोधों के बीच केंद्र सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश होगा और गुरुवार को राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा, क्योंकि पार्टी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी की है। यानी कि भारी सियासी हलचल के बीच सरकार की अपनी पूरी तैयारी है। यह रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून में बदलाव पर सियासी युद्ध फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। बुधवार को संसद में ये बिल पेश होगा और इससे पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार ने 8 घंटे की चर्चा का समय तय कर दिया है, जबकि विपक्ष 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा था। जब सरकार ने विपक्ष की बात नहीं मानी तो विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट कर दिया। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति। हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो? छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर खबर है कि जेबीसी की रिपोर्ट में भेजा गया बिल ही संसद में पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल में किसी बड़े संशोधन की संभावना नहीं है। ये उनकी अग्नि परीक्षा होगी। अगर वो संविधान के लिए इसका विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से ये देश हित में होगा। जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। खैर, बीजेपी कह रही है कि जो भी संशोधन हो रहे हैं वो पूरी तरह मुसलमानों के पक्ष में है और गरीब मुसलमानों को इसका फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है, लेकिन विपक्ष सारे दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बात बांग्लादेश की कि क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास निवेश का न्योता देकर भारत की सुरक्षा को पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह वही कॉरिडोर है जो भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। तो क्या चीन और बांग्लादेश मिलकर भारत को घेरने की साजिश रच रहे हैं? यह खास रिपोर्ट देखिए। We
are the only guardian of the ocean. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. भारत के खिलाफ बांग्लादेश का षड्यंत्र, शी जिनपिंग के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस की नई चाल, चिकन नेक के नजदीक चीन को ऑफर। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जमीन तैयार कर दी है। बीते शुक्रवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान यूनुस ने चीन को भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक रणनीतिक नदी परियोजना में निवेश का न्योता दिया है। ये वही कॉरिडोर है जो भारत की मुख्य भूमि को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. लेकिन यूनुस यही नहीं रुके। उन्होंने चीन की सरकारी कंपनियों को तीस्ता नदी के प्रबंधन में भी शामिल करने का न्योता दिया। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। Well, I think this is a very shocking statement by Chief Advisor Mohammad Yunus. He has absolutely no right to make a statement like that on access by Northeast India to the Bay of Bengal. And there are formal agreements on this. I must say that we must condemn this statement because मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में भरोसा दिया कि बांग्लादेश चीन के सरकारी कंपनियों को मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण और विस्तार में शामिल करेगा। इतना ही नहीं, चटगांव में औद्योगिक पार्क को बढ़ावा देने में भी चीन की पूरी मदद ली जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि 2017 में बांग्लादेश ने भारत को चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी ताकि पूर्वोत्तर तक व्यापार और परिवहन की सुविधा तय की जा सके। लेकिन अब यूनुस ने इस पूरे समीकरण को बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। यूनुस का मकसद चीन को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ का एक नया रास्ता देना है, जिससे भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। अगर वो सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में मिलके चाइना के साथ में वो कोई ऐसी बात करेंगे और सारी 7 स्टेट्स के को केवल इंटरफियर करेंगे म्यांमार से और डाउन सी की साइड से, ये भी जो बात सोच रहे हैं इनकी सोच रह जाएगी। जो भारत के हित में होगी, जो चाणक्य ने कहा हुआ है, एग्जैक्टली वही होगा और हम किसी से कम नहीं। ये अगर कोई हमारे पे सत्ता चाल चल रहा है तो उसको एक का हम दिखाना चाहते हैं। यूनुस और चीन की इस रणनीति के पीछे एक बड़ा मकसद है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को कमजोर करना और चीन को नेपाल और भूटान के रास्ते पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच दिलाना। हालांकि भारत इस साजिश से बेखबर नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने इस तरह के खतरों को लेकर पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। I'm not very sure why Mr. Yunus made that statement in China. Firstly, he had no business to mention India. What India's northeastern states do is none of his business. If we have connectivity and how we connect them to the oceans, that is the problem with the government of India, and we are handling that. We've also got the Kaladan River project. बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी बांग्लादेश संघबाद संस्था के मुताबिक चीन ने बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी मोगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए लगभग $40 करोड़, चीन औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए $35 करोड़ और तकनीकी सहायता के रूप में $15 करोड़ देने की योजना बनाई है। शायद बांग्लादेश ये भूल गया है कि जिस चीन की गोद में बैठकर वो भारत के खिलाफ साजिश के सपने देख रहा है, वो भारत किसी भी पल बांग्लादेश जैसे देशों के इरादे ध्वस्त कर सकता है।
और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां साइबर थाने के पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं। छात्रा ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। छेड़छाड़ और मोबाइल छीनने के भी आरोप लगाए हैं। छात्रा के नाम से एक फेसबुक अकाउंट बना था और इंस्टा पर भी एक फेक अकाउंट बनाया। फेक अकाउंट को डिलीट कराने साइबर थाने के लिए ये छात्रा पहुंची थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या है पूरा मामला और अभी क्या अपडेट है? जी, ये जो मामला है, ये मामला एक पीड़िता है, उसने साइबर सेल के पुलिसकर्मियों पर मारपीट छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं और मोबाइल छीनने का आरोप लगाए हैं। वहीं साइबर सेल की जो पुलिस उपाधीक्षक है, उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि छात्रा के साथ ना तो किसी तरह की कोई मारपीट की गई थी और न कोई अभद्र व्यवहार किया गया था। वहीं जो पीड़िता है, उसका कहना यह है, उसका आरोप यह है कि जब उसके साथ में जो है उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बना दिए गए थे और अकाउंट को डिलीट करवाने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने की मांग को लेकर वह साइबर सेल के थाने पर पहुंची थी। लेकिन उसका कहना यह है कि वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई थी और सुनवाई नहीं करने के बाद में वो जो है वहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी गई, वहां पर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरह का उसने आरोप लगाया और उसके बाद में जब पीड़िता दोबारा से साइबर थाने पे गई तो उसने ये आरोप लगाया कि मेरा मोबाइल वहां पर जो छीन लिया गया और वहां पर मेरे साथ मारपीट की गई। जबकि उस थाने के अंदर एक महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थी, महिला पुलिसकर्मी भी साथ में थी और इस तरह का जो आरोप लगाया उसको लेकर जो है पुलिस ने इस चीज का खंडन किया है कि किसी भी तरह की कोई पीड़िता के साथ में मारपीट नहीं की गई है। चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल पुलिस अधिकारी ने इस पर क्या कुछ कहा है, जरा ये भी सुन लेते हैं। एक फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम आईडी बना रखी थी, जिसके संबंध में मुझे 16 नवंबर 2024 को पता लगा था। उसके बाद मैंने 1930 पे कॉल करके कंप्लेंट दर्ज कराई। वहां से उन्होंने बोला साइबर थाने जाके आप कंप्लेंट नोट करवाइएगा। 20 नवंबर को मैं साइबर थाने गई थी, भवानी तो अलवर, तो उन्होंने मेरी साइबर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने कलेक्टर कंट्रोल रूम में भी FIR के लिए बोला था, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं SP ऑफिस अलवर गई थी, SP साहब मिले नहीं थे, तो वहाँ उन्होंने जो मैं उसमें मेरा मूल दस्ती ले लिया था। उसके बाद भी FIR दर्ज नहीं किया। तो वहीं राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से सवाल उठाने के बाद बीजेपी इस पर हमलावर है। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस और टीकाराम जूली पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने टीकाराम जूली के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि आप शायद भूल गए हैं कि हर सरकार में निवेशक सम्मेलन आयोजित होते रहे हैं। आपकी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान भी चुनाव से ठीक पहले इन्वेस्ट समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे। लेकिन वास्तविकता यह रही कि उनमें से सिर्फ 2% ही धरातल पर उतर पाए। यह कांग्रेस की असफलता और खोखले वादों का प्रमाण है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार की कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता का परिणाम है कि मात्र 3 महीने में 10% निवेश धरातल पर उतर गया। और अब बात सलमान की, क्योंकि सलमान खान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस बार सलमान खान अपनी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि एक घड़ी को लेकर के चर्चाओं में हैं। दरअसल हाल ही में सलमान खान ने राम मंदिर वाली एक घड़ी पहनी थी, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। अब इंदौर के महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज ने ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद पूरे मुस्लिम समाज में खलबली मच गई है। क्या सलमान खान हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं? आखिर ये सवाल कैसे उठा, रिपोर्ट में देखिए। सलमान की घड़ी पर क्यों बवाल? कोई नसीहत, किसी का न्योता। हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं सलमान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है और ट्रोल किए जाने के कारण है उनकी घड़ी, जिसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सलमान खान की अयोध्या से जुड़ी भगवा घड़ी पहने हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ
और अब सलमान खान को हिंदू धर्म अपनाने का न्योता मिला है। इंदौर के श्री महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज ने सलमान खान को सनातन धर्म में आने का निमंत्रण दे दिया है। हमको पता चला है कि सलमान खान इंदौर के हैं, तो हम इंदौर के नाते उनसे बोलते हैं कि आप तो अगर कोई मुल्ला मौलवी आपके ऊपर कटाक्ष करता है तो आप तो ऐसे धर्म को छोड़ दीजिए ना, वो कोई धर्म थोड़ना है, उसको छोड़ करके आप आइए, हिंदू धर्म स्वीकार कीजिए, आप सनातनी बनिए और आप गले में भी राम का पहनिए, अभी तो हाथ में पहनी है, हम आपको गले में भी राम नाम का दुपट्टा उड़ाएंगे। अरे आपके माध्यम से हम उनको बोल रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए इंदौर में, राजवाड़ा पे आपका भव्य स्वागत करेंगे और आपको सनातन धर्म की जो राम जी के चित्रपट के सामने मंदिर में ला करके और आपको सनातनी बनाएंगे। सलमान खान को हिंदू धर्म अपनाने का निमंत्रण को लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने सलमान खान को न्योता मिलने पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो राम लोगों के दिल में है, जब भी हिंदुस्तान का सीना फाड़ कर देखा जाता है तो बजरंगबली की तरह हिंदुस्तान के हर आदमी के अंदर राम और जानकी दिखाई देती है। इसलिए अब राम से अलग ना तो हिंदुस्तान को किया जा सकता, ना हिंदुस्तानियों को किया जा सकता। अशफाकुल्लाह ने खा के मुसलमानों का मजाक उड़ाया, अब्दुल हमीद ने क्या मुसलमानों का मजाक उड़ाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या मुसलमानों का मजाक उड़ाया। अरे मुसलमानों, तुम्हारी शान शौकत बढ़ाई। किसी भी कलाकार को धर्म और जाति के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। देश के कलाकार देश की संपदा हैं, देश की विरासत हैं, उनको धार्मिक आधार पर बांटने वाले लोग देश में बंटवारा करना चाहते हैं। ये देश को कभी स्वीकार नहीं होगा। सलमान खान सर्वमान्य अभिनेता हैं, सभी धर्म और सभी समाज के लोग उनको पसंद करते हैं। बता दें कि सलमान खान जिस घड़ी को लेकर ट्रोल हो रहे हैं, उस घड़ी की कीमत लगभग 61 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें भगवान राम की तस्वीर के साथ राम मंदिर बना हुआ है। वहीं इन सब विवाद के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या सलमान खान हिंदू धर्म अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मथुरा काशी विवाद को लेकर अपनी लाइन बदल ली है? क्या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब संघ काशी मथुरा विवाद में भी एंट्री के लिए तैयार हो गया है? ये सवाल आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान के बाद उठ रहे हैं। उन्होंने काशी मथुरा को लेकर ऐसा क्या बयान दिया जो अभी तक चली आ रही संघ की लाइन से उलट माना जा रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नंबर 2 नेता माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने काशी मथुरा को लेकर ऐसा बयान दिया है जो अभी तक चली आ रही संघ की लाइन से उलट माना जा रहा है। दत्तात्रेय होसबोले ने कन्नड़ में आरएसएस की पत्रिका को एक इंटरव्यू के दौरान कहा, 1984 में विश्व हिंदू परिषद और संतों ने 3 मंदिरों की बात की थी। अगर स्वयंसेवकों का एक वर्ग इन 3 मंदिरों से जुड़े किसी आंदोलन में शामिल होना चाहता है तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं। यानी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि अगर काशी मथुरा के लिए शुरू होने वाले आंदोलन में संघ से जुड़े कार्यकर्ता शामिल होते हैं तो इससे संघ को कोई भी आपत्ति नहीं है। इस बयान के बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आरएसएस ने काशी मथुरा को लेकर अपना स्टैंड बदल लिया है? विपक्षी पार्टियां आरएसएस पर नफरत की राजनीति करने और माहौल खराब करने का आरोप लगा रही हैं। We all know that RSS stands for double speak. RSS speaks different languages. Again, they are doing the same thing, and we all know that RSS stands for hate. They spread hate. They want to destroy the brotherhood which has been built for years together in India. हालांकि इसके बाद दत्तात्रेय होसबोले का एक और नया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके इस बयान को पिछले 50 वर्षों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन संघ ने नहीं शुरू किया था। संघ ने भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए इस आंदोलन में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि उस समय विश्व हिंदू परिषद और धर्म गुरुओं ने 3 मंदिरों की बात की थी। अगर संघ के कार्यकर्ता इन 3 मंदिरों से जुड़े आंदोलन में शामिल होते हैं तो संघ उन्हें नहीं रोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो महाराष्ट्र में जिस औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर को जलाने की साजिश रची गई, उस औरंगजेब के नाम को अब देवभूमि उत्तराखंड से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। धामी सरकार ने हरिद्वार के औरंगजेबपुर इलाके का नाम बदल करके शिवाजी नगर रखा है। सिर्फ यही नहीं, सीएम धामी ने उत्तराखंड के 4 जिलों में 17 जगहों के नाम एक साथ बदल दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है। ईद की शाम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राजनीति का ऐसा शॉट खेला जिसकी उम्मीद शायद विपक्ष को भी नहीं थी। धामी सरकार ने 4 जिलों की 14 सड़कों, चौराहों और 1 नगर पंचायत का नाम बदलने की घोषणा कर दी। हरिद्वार जिले का औरंगजेबपुर शिवाजी नगर बन गया तो अकबरपुर विजयनगर बन गया। हल्द्वानी की नवाबी रोड का नया नामकरण अब अटल रोड हो गया तो देहरादून का मियांवाला रामजी नगर बन गया। इसी तरह उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत कौशल्यपुरी नगर पंचायत हो गई। हिंदुवादी संगठन इस घोषणा से खासे गदगद है। केंद्र सरकार ने जो हमको धामी वॉशिंग पाउडर दिया है वो उत्तराखंड के जो कलंकित नाम है, जैसे आपका चांदपुर, कितना कलंकित नाम है चांदपुर। मियांवाला कितना कलंकित नाम है, मतलब वहां रह रहे कौन रह रहा है? पहाड़ी, पंजाबी, हिंदू। और हम क्या बोल रहे हैं? मियांवाला। हम किसी को अपने रिश्तेदार होते हैं उनको बोलते हैं मियांवाला, बड़ी शर्म से आते थे भाई जी आप। लेकिन आज हम लोग गर्व से बोलते हैं कि वो उसका नाम पुष्कर सिंह धामी जी ने राम जी वाला रख दिया है। अब वहां का जो भी मियाँ होगा, जितने मियाँ होंगे ना, वो भी राम जी वाला बोलेंगे। इधर हिंदुवादी संगठन इस बात से खुश हैं कि नए नामकरण से मुस्लिम पहचान का लबादा उतरा, तो दूसरी ओर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तराखंड यूपी के नक्शे कदम पर चल रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी नामकरण गैर जरूरी लगता है। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। अब यहाँ ये नाम क्यों बदले गए मुझे पता नहीं। और यदि हाँ विकास की तासीर बदल जाती है, जैसे मोहम्मदपुर जटगांव है, यदि सरकारी समय वो गांव के लोग जो है 425-450 कुछ मांग रहे हैं गन्ने का पर क्विंटल खरीद मूल्य, वो बढ़ जाता है तो मैं भी ताली पीटूंगा। मैं कहूँगा यार वक़्त ये तो मोहम्मदपुर से मोहनपुर होने से बढ़िया हो गया। तो उसी तरीके से अब यहाँ देहरादून में मियांवाला का नाम बदला है। हर मियाँ तो उत्तराखंड की राजपूतों की एक अति सम्मानित प्रतिष्ठित बहादुर जाति उपजाति है। अवैध मजार और मदरसों को निशाने में लेने, यूसीसी को लागू करवाने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम बदलने की कवायद ने सीएम धामी की हिंदुवादी छवि को मजबूत करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। और हाल ही में जारी हुई देश के ताकतवर नेताओं की लिस्ट में सीएम धामी को खासी बढ़त मिलना भी इसका एक उदाहरण है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। तो सुनीता विलियम्स 2 सप्ताह पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटी हैं और इसके बाद उनका पहला इंटरव्यू भी सामने आ गया है। अंतरिक्ष से भारत आखिर दिखता कैसा है, इसे लेकर के भी उनसे सवाल पूछा गया। जवाब क्या आया, सुनिए। नौ महीने तक स्पेस स्टेशन पर फंसने के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर लौट चुकी है, लेकिन ये वापसी उनके लिए आसान नहीं रही। हालांकि सुनीता विलियम्स ने उसे एक चुनौती की तरह लिया। अब वो अगले मिशन पर जुट गई हैं। स्पेस स्टेशन से लौटने के बाद उनका पहला इंटरव्यू सामने आया है। उनसे भारत को लेकर सवाल पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत आखिर कैसा दिखता है। सुनीता ने कुछ ऐसा जवाब दिया। India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing. And you can see, like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously when the plates collided, and then as it flows down into India, it's many, many colors.
I think when you come from the east going into like Gujarat and Mumbai, the fishing fleet that's off the coast there gives you a little bit of a beacon that here we come. And then all throughout India, I think the impression I had was it was just like this network of lights from the bigger cities going down through the smaller cities. Just incredible to look at night as well as during the day, highlighted of course by the Himalayas, which was just incredible as a forefront going down into India. सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं। उन्होंने भारत के स्पेस मिशन को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की तरक्की बेहद ही सराहनीय है। वहीं उन्होंने भारत आने की भी बात भी कही है। I hope, and I think for sure, I'm going to be going back to my father's home country and visiting with people and getting excited about the first, or not. तो चलिए इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।